नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे वैचारिक युद्ध की कहानी में उतरते हैं जिसने भारत की शिक्षा की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी उस बड़ी बहस की है जो ब्रिटिश भारत में इस सवाल पर छिड़ी थी कि आखिर भारतीयों को पढ़ाया कैसे जाना चाहिए। देखिए, अंग्रेजों का मकसद सिर्फ जमीन जीतना और लगान वसूलना नहीं था। वो मानते थे कि उनका भारत में एक सांस्कृतिक मिशन भी है। जी हाँ, एक ऐसा मिशन जिसे वो अपने एक जरूरी कर्तव्य समझते थे। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि एक पूरे देश को जिसे वो सभ्य नहीं मानते थे उसे सभ्य बनाया कैसे जाए। बस इसी एक सवाल पर ब्रिटिश अधिकारियों के बीच दशकों तक बहस चलती रही। उनका एक ही लक्ष्य था, देसी समाज को सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाजों और मूल्यों को बदलना। और यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा टकराव। तो इस सवाल का जो पहला जवाब आया वो विद्वानों के एक समूह से आया जिन्हें हम प्राच्यवादी या ओरिएंटलिस्ट के नाम से जानते हैं। इस विचारधारा का एक बहुत बड़ा चेहरा थे विलियम जोन्स। वो सिर्फ एक जज नहीं थे बल्कि भाषाओं के जबरदस्त जानकार थे। जब वो कलकत्ता आए तो उन्होंने भारतीय पंडितों के साथ घंटों बिताए बस संस्कृत की गहराइयों को समझने के लिए। और यहीं से उनके दिल में भारतीय विरासत के लिए गहरा सम्मान पैदा हुआ। तो ये प्राच्यवादी थे कौन आखिर? सीधी सी बात है, ये वो लोग थे जो मानते थे कि एशिया के प्राचीन संस्कृतियों में गहरा ज्ञान छिपा है और वो सम्मान और अध्ययन के योग्य हैं। जोन्स और उनके जैसे दूसरे विद्वान जैसे हेनरी कोलब्रुक, इनका मानना था कि भारत का असली गौरव उसके अतीत में था। उनका तर्क था कि अगर अंग्रेजों को भारत पर ठीक से शासन करना है तो उन्हें इन प्राचीन ग्रंथों को समझना ही होगा। इससे सिर्फ अंग्रेज ही नहीं सीखेंगे बल्कि भारतीयों को भी अपने उस महान अतीत को फिर से खोजने में मदद मिलेगी। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, इसे जमीन पर भी उतारा गया। 1781 में कलकत्ता मदरसा खोला गया। फिर 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई ताकि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाया जा सके। लेकिन हर कोई इस सोच से सहमत नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत होते होते एक बहुत ही शक्तिशाली जवाबी तर्क सामने आने लगा जिसने प्राच्यवादी सोच पर सीधा हमला बोल दिया। और इस हमले का नेतृत्व करने वालों में जो सबसे तीखी और असरदार आवाज थी वो थी थॉमस बैबिंगटन मैकॉले की। मैकॉले भारत को एक असभ्य देश की तरह देखते थे जिसे उनकी नज़र में सभ्यता का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी था। मैकॉले और जेम्स मिल जैसे विचारकों का तर्क बड़ा सीधा था। पूर्व का सारा ज्ञान गलतियों से भरा और एकदम अवैज्ञानिक है। उनका मानना था कि पूर्वी साहित्य में कोई दम ही नहीं है। उन्होंने तो साफ साफ कहा कि संस्कृत और अरबी को बढ़ावा देना सरकारी पैसे की सरासर बर्बादी है। शिक्षा तो वो होनी चाहिए जो व्यावहारिक हो, उपयोगी हो। मैकॉले की सोच कितनी गहरी थी इसका अंदाजा उनकी इस एक मशहूर लाइन से लग जाता है। उन्होंने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की सिर्फ एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे साहित्य से ज्यादा कीमती थी। तो अब हमारे सामने दो खेमे साफ दिख रहे हैं। एक तरफ प्राच्यवादी जो भारत के अतीत का सम्मान करते थे और संस्कृत फारसी को बढ़ावा देना चाहते थे, और दूसरी तरफ आंग्लवादी जो पश्चिमी ज्ञान को ही सब कुछ मानते थे और हर हाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। तो इस महान बहस का, इस वैचारिक लड़ाई का नतीजा क्या निकला? आखिरकार एक पक्ष की जीत हुई और भारत की शिक्षा नीति को आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया। और जीत हुई मैकॉले के तर्कों की। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पास हो गया और अंग्रेजी को उच्च शिक्षा की भाषा बना दिया गया। इसका सीधा मतलब ये था कि कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे संस्थानों को हाशिए पर धकेल दिया गया। और फिर 1854 में आया वुड्स डिस्पैच, जिसने भारत में एक पूरी तरह से पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की नींव को और भी पक्का कर दिया। और इसका असर सिर्फ कागजों पर नहीं था, ये जमीन पर दिखने लगा था। सोचिए, 1857 में एक तरफ मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे और ठीक उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई में नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे थे। ये इस नई नीति के जीते जागते प्रतीक थे। वुड्स डिस्पैच ने साफ कर दिया कि यूरोपीय शिक्षा के पीछे का असली तर्क क्या था। ये सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं था, इसके पीछे आर्थिक कारण थे। तर्क ये था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों की पसंद बदलेगी, जिससे ब्रिटिश सामानों की मांग बढ़ेगी। साथ ही कंपनी को भरोसेमंद कर्मचारी मिलेंगे और हां, भारतीयों के नैतिक चरित्र में भी सुधार हो। लेकिन एक मिनट, इस पूरी बड़ी बहस के बीच उस शिक्षा व्यवस्था का क्या हुआ जो अंग्रेजों के आने से बहुत पहले से भारत में चल रही थी? जो यहाँ के स्थानीय स्कूल थे, उनका क्या?
1830 के दशक में विलियम एडम नाम के एक स्कॉटिश मिशनरी ने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट ने एक ऐसा आंकड़ा सामने रखा जो हैरान करने वाला था। अकेले बंगाल और बिहार में 1 लाख से भी ज्यादा स्थानीय स्कूल थे जिन्हें पाठशालाएं कहा जाता था। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा और लचीला नेटवर्क था। ये पाठशालाएं छोटी छोटी होती थीं, जो स्थानीय जरूरतों के हिसाब से चलती थीं। और सबसे दिलचस्प बात, जब फसल कटाई का समय आता था तो कक्षाएं बंद हो जाती थीं, ताकि किसान परिवारों के बच्चे खेतों में हाथ बटा सकें और बाद में आकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकें। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो यहाँ के जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। और यहीं आकर एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की विरासत क्या होती है जिसे विजेताओं ने, एक साम्राज्य ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया था? इसका असर आज भी हमारे समाज और हमारी सोच पर किस तरह महसूस किया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।